हेलो क्लास 10 के प्यारे दोस्तों हम लोग यूनिट 2 साइंस में एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ढेर सारी चीज़ों के बारे में जाना कि एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या होते हैं और एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्ट के बारे में हम लोगों ने ढेर सारी चीज़ों के बारे में जाना कि सॉल्ट मतलब कैसे बनता है। तो एसिड और बेस का, एसिड देखिए टेस्ट में खट्टा होता है और बेस जो होता है वो टेस्ट में कड़वा होता है, यानी कि बिटर होता है। तो अगर हम एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये एक बहुत बेसिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एसिड की एसिडिटी और बेस की बेसिसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों ने एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी में एसिड का और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन करवाया। इसके बाद हम लोगों ने कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी हम लोगों ने इन सब चीज़ों का रिएक्शन करवाया। तो उसमें ढेर सारी चीज़ें मिलती हैं। मोस्टली क्या है कि सॉल्ट ही मिलता है और कुछ कहीं पे कार्बोनेट अगर है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर या फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने अभी तक देखा, ठीक है। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने मेटेलिक ऑक्साइड के बारे में बात किया था कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, वो कैरेक्टर में बेसिक होते हैं, यानी कि इनका कैरेक्टर बेस वाला होता है। तो ये एसिड के साथ रिएक्शन कर जाते हैं और जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो वही सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। आज हम लोगों का टॉपिक है कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, यानी कि ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इसका हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो इनका जो नेचर है वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो अगर ये एसिडिक कैरेक्टर के हैं तो इसका मतलब बेस के साथ ये रिएक्शन कर जाएंगे। तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऐसा देखा गया कि सॉल्ट और वाटर यहाँ पे हमें मिलता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई आपसे पूछे कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बताइए, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बता सकते हैं। अगर कोई पूछे कि इसके अलावा बताइए तो आप सल्फर डाइऑक्साइड बता सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है और ये किसी के साथ जुड़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने एक बात बताई थी इसके पहले के क्लासेस में, ठीक है, कि जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होता है अगर वो किसी चीज़ के साथ जुड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। और अगर कहीं पे कार्बोनेट है उसका किसी के साथ रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना कंपलसरी है, ठीक है। जितने भी रिएक्शंस कार्बोनेट के देखे गए हैं, कार्बोनेट के रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली कि वहाँ पे कार्बोनेट आयन, मतलब कि कार्बोनेट वाली चीज़ें ही बनेंगी। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस को जब हम आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर हमें मिलता है। ठीक वैसा ही रिएक्शन है जैसे इसके पहले की ढेर सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट है, इसको भी आप याद कर सकते हैं कि क्या होता है जब हम किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो जब हम एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो मेटल जो है मेटेलिक सॉल्ट बना लेगा। ये कार्बोनेट से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी और एसिड में आपको पता है कि हाइड्रोजन आयन निकलता ही है। ये हाइड्रोजन और कार्बोनेट में जो ऑक्सीजन है ये सब मिलकर के यहाँ पे वाटर बना लेते हैं, ठीक है। इस टाइप के रिएक्शन के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एसिड प्लस मेटल है, एसिड का मेटल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं फिर से वही बात है कि सॉल्ट बनता है। अब क्योंकि मेटल के पास ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, नहीं तो यहाँ पे भी वाटर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, क्योंकि एसिड जो है हमेशा हाइड्रोजन आयन देता है, तो ये हाइड्रोजन आयन का क्या है कि ऑक्सीजन नहीं होता वहाँ पे कि ऑक्सीजन जाके जुड़ जाए उससे,
तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और इसका जो टेस्ट है हम लोगों ने देखा कि वो जो पॉपअप टेस्ट होता है इससे, यानी कि बर्निंग कैंडल को जब आप इसके पास लेकर के आते हैं तो ये फटता है, फट करके जलता है। ठीक है, इसके बाद एसिड है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। देखिए इसमें 2-3 चीज़ें आ गई। अब एसिड से हाइड्रोजन निकलेगा, इसके अलावा जो चीज़ वो हाइड्रोजन आयन जिसमें जुड़ा होगा वो निकलेगा। तो मेटल और वो चीज़, जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में यहाँ पे क्लोरीन निकलता है, मेटल है, तो मेटल और क्लोरीन मिल करके यहाँ पे एक सॉल्ट बना लेते हैं। बाकी ये हाइड्रोजन है, कार्बोनेट है, जैसा कि बताया हमने कि कार्बोनेट का रिएक्शन किसी के साथ हो रहा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंपलसरी है, वो निकल जाती है। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह मिल करके यहाँ पे H2O बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर ट्रिक लगा करके इसको याद करने की कोशिश करें तो ये इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट नंबर पे एसिड है, मेटेलिक ऑक्साइड है। एसिड का अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो वहाँ पे कैल्शियम है और यहाँ पे एसिड अगर है तो HCl ही मान लीजिए, तो वहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है प्लस साथ में क्लोरीन निकल जाएगा, या सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट निकल जाएगा। तो वहाँ पे सल्फेट और मेटल आपस में मिल करके ये सॉल्ट बना लेते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन भी है, तो एसिड का जो हाइड्रोजन है और ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है ये दोनों मिल करके H2O बना लेते हैं, यानी कि वाटर बना लेंगे। एसिड और बेस का रिएक्शन ये तो आपको मालूम ही है कि एसिड और बेस का रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये हमेशा पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एसिड और बेस को आपस में मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनता है, जिससे सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, इसी तरीके से बेस है, तो बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा कि बेस को अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो भी हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है, क्योंकि बेस जो होता है वो हमें क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये वाटर बनाता है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सॉल्ट बना लेती हैं। एक खास बात हमको ये ध्यान में रखना है कि बेस जो होता है वो मेटल कार्बोनेट के साथ और बेस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन। ठीक है, अब एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, मान लीजिए इस तरीके से दे दिया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसमें देखिए कैल्शियम ही है यहाँ पे। ठीक है, या फिर सोडियम ले लीजिए, कुछ भी इस तरीके से अगर कोई चीज़ हम लेते हैं तो इनका रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉसिबल कैसे होगा, मेटल यहाँ से निकल रहा है, मेटल यहाँ से निकल रहा है, तो मेटल में रिएक्शन थोड़ी करेगा, मेटल जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे बेस और मेटल कार्बोनेट जब हम आपस में मिलाते हैं तो नो रिएक्शन। बेस और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर हम मिलाते हैं तो इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन बेस में अगर हम एसिड मिला देते हैं तो यहाँ पॉसिबिलिटी है स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की, यानी कि कोई भी बेस और एसिड को आपस में मिलाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, और बेस को अगर हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम इसमें किसी बेस को मिलाते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म था जिसको आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आप चाहें तो एक एक रिएक्शन लिख करके, जैसे कि ये बेस फार्मूला की तरह हो जाता है, और उसके नीचे जो है आप इसका एक एक एग्जाम्पल लिख लेंगे तो अभी तक जितने रिएक्शन हुए हैं वो आप एक तरीके से याद कर सकते हैं। अब बोर्ड में सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन, यानी कि जितने भी एसिड हैं और जितने भी बेस हैं, ठीक है, तो कोई भी एसिड, जितने भी एसिड का मतलब क्या हुआ, जैसे HCl है, H2SO4 है, ठीक है, HNO3 है, ये बात समझ में आई। तो ऐसे करके आपसे पूछ लिया गया कि बताइए कि जितने एसिड हैं उसमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं
कि जब ये टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोरीन माइनस, और यहाँ पे H2SO4 है भाई, H2SO4। तो H2SO4 में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्लस प्लस SO4 माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस प्लस NO3 माइनस। तो यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है वो चीज़ क्या है, वो है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। तो एसिड, जितने भी एसिड हैं और बेस हैं, उन सब में कॉमन क्या चीज़ें होती हैं, तो ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन आयन इन कॉमन। पहली लाइन आपका यही होगा कि ये जितने भी एसिड होते हैं ना, इसमें हाइड्रोजन आयन सब में पाया जाता है। यही वो कॉमन प्रॉपर्टी है जो सारे एसिड में पाया जाता है। ठीक है, तो एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, सारे के सारे एसिड, और यही हाइड्रोजन आयन जो होता है ये एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि कोई भी एसिड है वो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए हाइड्रोजन आयन ही जिम्मेदार होते हैं। एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। यानी कि एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं जो, यानी कि हाइड्रोजन आयन एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बेस की बात करें तो जितने भी बेस होते हैं वो क्या कॉमन होता है उसमें, वो हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, यानी कि इसको हाइड्रोक्सिल आयन भी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए NaOH है, KOH है यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम, ऐसे ही करके बहुत सारे हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सोडियम प्लस प्लस OH माइनस, और यहाँ पे पोटेशियम अलग हो जाएगा प्लस हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम अलग हो जाएगा प्लस OH माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो जितने भी बेस हैं, इस बेस में कॉमन क्या निकल करके आ रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन। बेस में कॉमन क्या निकलता है, हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन निकल रहा है, और जितने भी एसिड है उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो कॉमन होता है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे याद कर लेंगे कुछ इस तरीके से कि ऑल एसिड्स हाइड्रोजन आयन, ऑल बेसिस हाइड्रोक्साइड आयन या फिर हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है कि एसिड इन वाटर सोल्यूशन। अब ये बताइए कि एसिड को अगर हम वाटर में डालते हैं तो वो क्या होता है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन लिखा है कि हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस ऐसा कुछ हो जाता है, तो जवाब है कि नहीं। हाइड्रोजन आयन जो होता है ना वो बहुत ही छोटा है, वो फ्री स्टेट में बड़ा मुश्किल है कि वो रह पाए। फ्री स्टेट में एक तो हाइड्रोजन, एक ही इलेक्ट्रॉन उसके पास, वो भी उसने दे दिया बाहर किसी को। ठीक है, अब वो वहाँ पे घूमे फ्री स्टेट में, ऐसा करके घूमे वाटर में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वाटर में जब इसको घोला जाता है तो ये बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ मिल करके क्या बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन, यानी H3O+। ठीक है, H3O+, H2O होता है तो वो न्यूट्रल है, H3O आ जाता है यानी कि हाइड्रोजन एक प्लस लेके आ जाता है, तो H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर में एसिड जो होता है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयन यहाँ पे अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि हाइड्रोजन आयन ऐसे ही बस घूम रहा है। ठीक है, दे एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयन। ये किस फॉर्म में होते हैं बाबू, हाइड्रोनियम आयन में होते हैं। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। H3O, हाइड्रोनियम आयन को क्या बोलते हैं, H3O। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इसको हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है।
तो ये रिएक्शन आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगर आपसे पूछता है कि एसिड इन वाटर सोल्यूशन, यानी कि जब एसिड को हम वाटर में डालते हैं तो उसमें एसिड का होता क्या है, तो जाहिर सी बात है कि एसिड है तो हाइड्रोजन आयन देगा। तो हाइड्रोजन आयन क्या फ्री स्टेट में ऐसे ही अकेले ही घूम रहा होता है, तो जवाब है नहीं। हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक इसी तरीके से जब हम बेस को वाटर में डालते हैं, यानी कि जब उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो बेस होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन देखिए उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन फ्री स्टेट क्या मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके वैसे ही घूमता रहता है, उसको हाइड्रोनियम जैसा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन पहले से ही ऑक्सीजन के साथ उसके कांटेक्ट में है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना कॉन्शियसनेस दिखाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इफ़र्ट अगर डालेंगे तो केमिस्ट्री बहुत इजी है, आप इसको बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। और आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ है, जैसे कोई एसिड है, बेस है, या कोई भी मैटर आपको या मटेरियल या कोई भी कंपाउंड दे दिया गया है और उसका आपको रिएक्शन करवाने को दे दिया गया, ठीक है, तो रिएक्शन जब आप करवाते हैं तो आप ये देख करके या उसमें थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं। ठीक है, बिल्कुल एकदम इसको रट्टा मारने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल अपना ग्रो करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब चीज़ें जो हैं वो हो कैसे रही हैं, उसका रूट कॉज क्या है। तो रूट कॉज जो होता है, रूट कॉज वही है जो इस पूरे यूनिवर्स का रूट कॉज है, और वो है एटम्स। ठीक है, परमाणु, एटम्स जो होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाली, ठीक है, तो इनका जो को एग्जिस्टेंस होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, यही डिफाइन करता है कि वो क्या हैं, वो क्या हो सकते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी, या किस तरीके की प्रॉपर्टी वो रखेंगे, कैसे रिएक्शन करेंगे, किस तरह का रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, प्रोटॉन का नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पे पावर जो होता है, यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बढ़ जाता है, तो उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होने लगती है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ही बनी हुई हैं। ठीक है, और लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रोटॉन का नंबर कम है, प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो प्रोटॉन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आउटर स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, वो उनको बाहर निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो उसमें ये ज़्यादा क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को निकालता ही है। ठीक है, और जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, बेस इन वाटर सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं कि बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन इसको बोल सकते हैं। तो ये हाइड्रोक्सिल आयन जो बेस होते हैं ये देते हैं। ठीक है, एसिड क्या देते हैं, जितने भी एसिड हैं वो जब वाटर में घोले जाते हैं तो वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन। और जितने भी बेस होते हैं वो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने ले लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में डालते हैं, यानी कि वाटर में जब हम मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे हमें ये सब चीज़ें आयन में टूटी हुई दिखेंगी। तो यहाँ पे सोडियम आयन हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। इसी तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी, मैग्नीशियम अपने आयन में चला जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम अपने आयन में चला जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड जो होता है वो अपने आयन में आ जाएगा। यानी कि जब बेस आप बेस को किसी, यानी कि बेस को वाटर में जब आप मिलाते हैं तो वहाँ पे बेस वो बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है। तो वो बेसिसिटी जो होती है वो इसी हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जितने भी बेस हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बेस वाटर में मिक्स हो जाएं। तो जो भी बेस वाटर में मिक्स होते हैं वो
एल्केलीज कहलाते हैं। ये भी बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट आर एल्केलीज? एल्केलीज अगर आपसे पूछ लिया गया तो आप बताएंगे कि दोज बेसेस विच आर सल्यूबल इन वाटर, यानी कि वो बेस जो वाटर में सल्यूबल है उसे एल्केलीज कहा जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये 2 बेस हम यहाँ पे याद कर लेंगे कि ये एल्केलीज होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एसिड और बेस। एसिड अगर बहुत कंसेंट्रेटेड है, यानी कि एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है, सिर्फ एसिड ही है या फिर सिर्फ बेस है, तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत पावरफुल हो जाते हैं। ठीक है, और वो हार्म कर सकते हैं, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं हमें। तो क्या करते हैं कि जो एसिड और बेस होता है उसे हम डाइल्यूट करते हैं, पतला करते हैं। पतला करने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि चाय अगर मीठी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप पानी डाल देते हैं। पानी डाल देते हैं तो वो उसका जो मीठापन होता है वो कम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जो एसिड होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत कंसंट्रेटेड अगर हैं तो उसमें अगर आप वाटर है ना, वाटर में अगर मिक्स करते हैं उसको, तो वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि उसकी जो एसिडिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि वो डाइल्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि एसिड में वाटर मिलाना चाहिए, यानी एसिड ऐसे है बर्तन में उसमें पानी हम डालें, या फिर पानी है यानी वाटर है उसमें एसिड डालना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हमें कुछ इस तरीके से देना है कि अगर हम, जैसे एसिड है कंसेंट्रेटेड है, अब आप उसमें वाटर डालेंगे तो एसिड और वाटर रिएक्शन करता है कि नहीं? एसिड और वाटर जो होता है जब रिएक्शन करता है तो उसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और वाटर के साथ अगर थोड़ा सा वाटर आप एसिड में डाल देते हैं तो बहुत तेजी से रिएक्शन उसमें होता है और एसिड में जो है हलचल हो जाती है। तो हलचल होती है तो क्या हुआ कि वो एसिड उछल करके स्प्लैश आउट हो सकता है ना, एक तरीके से छोटा मोटा ब्लास्ट भी हो सकता है। ब्लास्ट का मतलब वो ऐसे धड़ाक से इधर उधर बिखर सकता है, एसिड आपके हाथ पे पड़ सकता है, आपके चेहरे पे पड़ सकता है, तो वो नुकसान करता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एसिड में वाटर को नहीं डालते हैं, हम वाटर में एसिड को डालते हैं। ठीक है, वाटर ढेर सारा ले लेते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डालते हैं, तो उसका जो रिएक्शन होता है वो उतना फास्ट नहीं होता क्योंकि वाटर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, एसिड को डाइल्यूट करते समय इट इज रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, यानी कि एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, एसिड को वाटर में डालना है एंड नॉट वाटर टू एसिड। ठीक है, वाटर को एसिड में नहीं डालना है, एसिड को वाटर में डालना है। ठीक है, ऐसा क्यों करना है हमें? क्योंकि एसिड या बेस जो होते हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है बाबू? ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट जनरेट होती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक कोई चीज है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब रिएक्शन होगा तो उसमें हीट जनरेट होता है। ठीक है, तो इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, यानी कि वाटर को सीधे आप एसिड में अगर आप डाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाएगी, और हीट जनरेट होगा तो जो मिक्सचर है वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, यानी कि उसमें छपाक से जो है इधर उधर चीज़ें बिखर जाएंगी। ठीक है, और उससे क्या हो सकता है, मे कॉज बर्न्स एंड द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक। ग्लास कंटेनर क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि अचानक से हीट जनरेट होगा तो वहाँ पे ग्लास कंटेनर भी टूट सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें एसिड को वाटर में डालना है। जैसे एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाटर और ये रहा एसिड। ठीक है, तो ये करेक्ट मेथड है, यहाँ पे टिक लगा लेते हैं। एक दूसरा इस तरीके से कंटेनर बनाते हैं, इसमें ले लेते हैं एसिड
या बेस, एसिड ले लीजिए या फिर बेस ले लीजिए, ठीक है। तो या तो एसिड या तो बेस लेना है, ये नहीं कि एसिड बेस एक साथ डाल दिए तो उसमें वो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें या तो एसिड या तो बेस लेना है, और इसमें हम डाल दिए हैं वाटर। तो इसमें क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा स्प्लैश आउट, स्प्लैश आउट हो जाएगा, ठीक है। या फिर हीट यहाँ पे जनरेट होगा, हीट जनरेट, और ये नुकसान कर सकता है आपको, ठीक है। तो ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर में एसिड आपको डालना है, ठीक है। वाटर में एसिड या बेस थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे यहाँ पे लिख लीजिए, और बेस, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड होते हैं ना। अब 1 चम्मच इसमें अगर हम एसिड डालें तो उतना तेज रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे वाटर अगर हम 1 चम्मच कंसनट्रेटेड एसिड या बेस में डाल देते हैं तो वो अचानक से बहुत तेज रिएक्शन होता है, और उसमें ये जो एसिड या बेस है वो स्प्लैश आउट हो सकते हैं, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो सकती है, और वहाँ पे वो बर्तन जो है वो भी टूट जाएगा। आप सोचिए, कांच का बर्तन है, टूट गया, आप वहीं बगल में खड़े हैं, पूरा का पूरा कंसनट्रेटेड एसिड है ना ऊपर आ जाएगा, तो बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप जब लैब में काम कर रहे हो तो अपनी मनमानी बिल्कुल मत करिएगा, एसिड में वाटर बिल्कुल मत डालिएगा, ठीक है। वाटर आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डालिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये जानकारी उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी कि जब हम डाइल्यूट कर रहे होते हैं, देखिए डाइल्यूट करके ही हम एसिड बेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड और बेस जो होता है ना वो हार्मफुल होता है, और वो किसी काम का भी नहीं होता। जहाँ कहीं भी एसिड और बेस का रिएक्शन होना होता है वो डाइल्यूट फॉर्म में ही होता है। हाईली कंसनट्रेटेड कोई चीज़ ले लेते हैं तो वो नुकसानदायक हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें अपने आसपास इन्वायरमेंट में जो एयर है, अब एयर में क्या है कि उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन ही से थोड़ी अंदर जाता है, उसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, सबके सब अंदर जाते हैं। अगर प्योर ऑक्सीजन आपको दे दिया जाए तो प्योर ऑक्सीजन जो होता है ना वो पॉइजन की तरह काम करता है। तो प्योर ऑक्सीजन भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो ये तो फिलहाल एसिड और बेस हैं। एसिड और बेस जो होते हैं वो अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म में आप उसको ले रहे हैं तो बहुत नुकसान करता है। तो एसिड और बेस को हमें डाइल्यूट करना पड़ता है। तो डाइल्यूट करने के लिए ऑफ कोर्स आपको उसमें वाटर मिलाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये है कि वाटर में एसिड डालें या एसिड में वाटर डालें। तो एसिड में वाटर अगर आप डालते हैं तो वो नुकसानदायक है। आप वाटर ढेर सारा ले लीजिए, उसमें थोड़ा थोड़ा एसिड डालिए, ठीक है, तो बात बनेगी वहाँ पे, तो दिक्कत नहीं होगी। हल्का फुल्का जो हीट जनरेट होगा तो उससे उस कंटेनर को उतना नुकसान नहीं होता है, या कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और वो स्प्लैश आउट वाला जो कहानी है वो भी नहीं होगा। स्प्लैश आउट का मतलब जैसे मान लीजिए एक बाल्टी में आपने पानी ले रखा है, अब उसमें एक पत्थर अचानक से फेंकिए तो उसमें क्या होता है, छपाक से करके सारी चीज़ें इधर उधर भागते हैं, इसको स्प्लैश आउट बोलते हैं, ठीक है। स्प्लैश करना, छपाक से करके बाहर की तरफ चीज़ें आ जाती हैं तो नुकसान करती हैं। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हम वाटर को एसिड में ऐड करेंगे, अगर हम वाटर को एसिड में ऐड करेंगे तो क्या चीज़ें हो जाएंगी, कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, यानी कि मिक्सचर जो है वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ वो मिक्सचर भागेगा। और या फिर ब्रेक द ग्लास कंटेनर ड्यू टू द लोकल हीट, यानी कि वहाँ पे जो हीट जनरेट होगा अचानक से, ठीक है, तो वो ग्लास कंटेनर को ब्रेक कर देगा, और ग्लास कंटेनर को ब्रेक किया तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसके बाद आते हैं डाइल्यूशन पे। डाइल्यूशन क्या है, डाइल्यूशन एक प्रोसेस है, डाइल्यूशन एक प्रोसेस है। तो क्या प्रोसेस है, तो डाइल्यूशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस टू H2O, यानी कि एसिड और बेस को हम लोग किस में मिलाते हैं, वाटर में। तो एसिड और बेस को जब वाटर में मिलाते हैं तो इससे होता क्या है, डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। देखिए कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के आयन जो हैं वो बड़ा ही नज़दीक हैं, या OH आयन अगर है तो बहुत नज़दीक है,
ठीक है। नज़दीक है तो इसका मतलब ये हुआ कि पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें, जैसे 1 चम्मच की बात करें तो 1 चम्मच में वहाँ पे हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कंसनट्रेटेड की अगर बात करें तो 1 चम्मच हाइड्रोजन, मतलब 1 चम्मच जो सॉल्यूशन आप उठाएंगे उसमें हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी को कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब आप उसमें वाटर मिक्स कर देते हैं, यानी कि वाटर में अगर एसिड और बेस को मिक्स कर देते हैं तो उसमें होता क्या है, उसमें होगा ये कि फिर 1 चम्मच आप लेते हैं तो उसमें वाटर भी होगा, वाटर की मात्रा भी ज़्यादा होगी, और उसमें जो 1 चम्मच में ही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का जो नंबर है वो कम हो जाता है। इसी को कहते हैं डाइल्यूशन, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, कंसेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड का एग्जाम्पल आप एवरीडे लाइफ में अपने गर्मी के समय में आपने नींबू पानी तो ज़रूर पिया होगा, ठीक है। तो नींबू एक टुकड़ा लीजिए और उसको चम्मच में उसका रस निकालिए, ठीक है। तो वो जो नींबू का रस हुआ वो कंसेंट्रेटेड है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो सिट्रिक एसिड है वो पूरा का पूरा सिट्रिक एसिड ही है। आपने ले लिया, अब आप उसको टेस्ट करने की कोशिश करिए, या 1 चम्मच पूरा पी लीजिए, देखिए क्या होता है। सारा का सारा जो एसिडिटी है वो एक ही साथ आपको समझ में आ जाएगी कि वो क्या होता है, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, उसी चीज़ को जितना आपने लिया था, आधे नींबू का रस जो आपने चम्मच में लिया है उसको 1 गिलास पानी में मिला दीजिए, ठीक है। तो 1 गिलास पानी में जब उसको मिक्स कर देते हैं तो फिर उसका 1 चम्मच लीजिए और फिर उसे टेस्ट करिए, तो आपको हल्का हल्का खाली खट्टापन लगेगा, उतना ज़्यादा खट्टापन नहीं लगेगा जितना आप 1 चम्मच डायरेक्ट नींबू का रस टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कंसेंट्रेटेड, यानी कि डायरेक्ट अगर नींबू का रस आप ले लिए हैं, ठीक है, तो वो होता है कंसेंट्रेटेड, और अगर वाटर में उसको मिक्स करके आप उसको यूज़ करते हैं तो वो होता है डाइल्यूट, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी एसिड हो या बेस हो उसे हम कंसेंट्रेटेड फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसको डाइल्यूट फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो डाइल्यूशन है ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो डाइल्यूशन इज ए प्रोसेस, किस चीज़ का प्रोसेस है, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और ए बेस टू H2O, किस में मिलाते हैं इसको, H2O में। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है डिक्रीज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ आयन। तो कौन से आयन, वही हाइड्रोनियम आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन, या HO3 हाइड्रोनियम आयन लिख लीजिए, OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हो गई। अब ये जो कंसंट्रेशन है एसिड और बेस का, फिर ये क्वेश्चन आता है कि कोई एसिड या कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है वो हम कैसे पता लगाएंगे, यानी उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कैसे पता लगाएंगे। तो स्ट्रेंथ पता लगाने के लिए इसके पहले हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, इन सब के बारे में बात किए थे। तो कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, कोई एसिड कोई बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका पता हम कैसे लगाते हैं, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस जो है वो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के माध्यम से पता लगाते हैं। क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि वी कैन यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई हाउ एन एसिड और अ बेस इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है वो उसका पता लगाने के लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्योंकि ये यूनिवर्सल है, ये हर तरीके के एसिड और बेस का स्ट्रेंथ बता देता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है मिक्सचर, है ना, अलग अलग टाइप के जो इंडिकेटर हैं उनको मिला करके, अलग अलग टाइप के इंडिकेटर को मिला करके हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाते हैं। तो व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है तो ये ढेर सारे इंडिकेटर्स को मिला करके बनाया जाता है जो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को दिखाता है। हाइड्रोजन आयन कहीं पे कम है, कहीं ज़्यादा है, तो उसका जो कलर है
इंडिकेटर जो है वो कलर को भी चेंज कर लेता है उसी तरीके से, ठीक है। तो कलर को देख करके आप ये बता सकते हैं कि ये इसकी स्ट्रेंथ, यानी जो एसिड है, बेस है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि वो पावरफुल है या फिर लो है, ठीक है। तो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। हाइड्रोजन आयन का जो डिफरेंट कंसेंट्रेशन है, इसी के बेस पर यूनिवर्सल इंडिकेटर काम करता है। हाइड्रोजन आयन कम या ज़्यादा, इसको बताने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर आता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस को नापने के लिए होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएच के बारे में बात करेंगे। पीएच एक स्केल होता है जिसमें हम लोग एसिड और बेस और उसकी स्ट्रेंथ भी नापते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो क्लास में रेगुलर बने रहिए, कुछ न कुछ आप सीखेंगे ही, ठीक है। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर कंटिन्यू रहिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।